नमस्ते, सभी का स्वागत है पालिका प्रशासन के सीधे संवाद में। हम सभी को पता है हम कोकण डिवीजन में रहते हैं, तो कोकण डिवीजन में रहते हुए तो समुंदर बाजू में है और समुंदर से निकलने वाली फिश और बहुत सारी चीज़ें, फिश ये बेसिक है, वहाँ का फूड है बेसिक, वहाँ से निकलता है, हम लोग ग्रहण करते हैं। और सभी लोग नहीं करते, बट जिनको फिश पसंद है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं और जो पसंद करते हैं वो सब है। पर एक चीज़ दूसरी भी है कि इसको फिश जहाँ से निकलती है, जहाँ से हमको मिलता है ये फूड्स, तो उसी समुंदर में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे गंदगी फैला रहे हैं और इसके लिए पूरी तरीके से इंसान जो है, मानव जाति है, इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसके बारे में ही समुद्र को साफ करने का काम आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी चीज़ मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिक संस्थान का मुंबई अनुसंधान केंद्र जो है, जो हमारे नई मुंबई वाशी में है, सेक्टर 1 में, तो वहाँ में हूँ। अभी हमारे साथ साइंटिस्ट श्रवण शर्मा जी है। तो सर मैं थोड़ा हमारे प्रेक्षक को आप जरा आपकी संस्था के बारे में और आपके बारे में थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रवण कुमार शर्मा है, मैं वैज्ञानिक हूँ और ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोचिन में और यहाँ पे इसका सेंटर है। इसके अलावा 2 और सेंटर्स हैं, एक विशाखापट्टनम में, एक वेरावल गुजरात में। सर मुझे बताइए कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि समुद्र में अभी बहुत बड़े पैमाने में मलबा है, तो आज इस आपके इस केंद्र में, नई मुंबई के केंद्र में, अभी इसको मुंबई केंद्र आपने कहा है तो वह नई मुंबई में हम लोग बोलेंगे, तो इस केंद्र में आपने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था, कार्यशाला का आयोजन किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो मलबा साफ करने के लिए इस कार्यशाला संबंधित थी। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो कार्यशाला आज की है ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत है। इसमें हम CIFT का रोल क्या है कि CIFT मेनली फिशरीज़ पे फोकस करता है। तो हम लोग क्या है, फिश कैच करते समय जो फिशिंग नेट यूज़ कर रहे हैं, जो जाल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कभी कभी इंसिडेंटली टूट जाता है, या फिर वो लोग फिशरमैन जानबूझकर भी समुद्र किनारे फेंक देते हैं। जब वो ख़राब हो जाता है तो वो धीरे धीरे जमा होते होते जाता है और ये समुद्र में जाता है और समुद्र अपने लहरों के थ्रू उसको वापस किनारे पे ला आती है। तो मैक्सिमम देखेंगे तो फिशिंग नेट बहुत बड़ा एक कचरा, प्लास्टिक कचरा है। इसके अलावा टूरिज़्म भी एक बहुत बड़ा है। टूरिज़्म से भी क्या होता है, बहुत प्लास्टिक बोतल, सैचेट्स, दूध के पैकेट्स, ये सभी जो है ना मरीन लीटर के डेफिनेशन में आते हैं। ये इसका अच्छा खासा बहुत बड़ा संख्या हो जाता है। और अगर डेटा देखें तो लगभग 80 मिलियन टन्स का पर ईयर का डिपोजिशन है मरीन लीटर का इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। सर मुझे बताइए, स्वच्छ भारत अभियान की आपने बात की, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान हम सभी प्रेक्षकों को बता दो कि सब जमीन पे चल रहा है, तो इस समुद्र में स्वच्छ भारत मतलब स्वच्छ करने का आपको कहाँ से आपकी प्रेरणा मिली? नहीं, ये हमारा इंस्टीट्यूट का मैंडेट है कि फिशरीज, सिंस हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में फिशरीज सब हमारा SMD है, सब्जेक्ट डिवीज़न है, तो उसमें हम लोग ये काम करते हैं। प्लस हमारा एक कंपोनेंट है कि हम फिशरीज से कैच को जो हम देखते हैं, प्लस उससे जो कचरा फैल रहा है या फिर मरीन लीटर जो हो रहा है, उसमें पर्टिकुलरली ELD कंपोनेंट है, एबंडेंट लॉस्ट एंड डिस्कार्ड फिशिंग गियर, उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो देखिए, पूरी तरह प्लास्टिक को हम बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सा प्लास्टिक कंटेनर है, ग्लास बोतल्स, जो बोतल्स है हमारे, उसको हम ग्लास करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इशू है, तो उसको बैन 100% नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि हम उसको रिसाइकिल करें। सेकंड, की जो डिस्कार्डेड फिशिंग गियर्स हैं उसको घोस्ट नेट बन जाते हैं। वो घोस्ट नेट का मतलब ये होता है, जो नेट्स पानी में यूं ही घूम रहे हैं उसमें क्या मछलियाँ फंस जाती हैं और फंस करके वो मर जाती हैं, वो निकलती कभी नहीं है। तो ऐसे बहुत लाखों की संख्या में घोस्ट नेट मुंबई, महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में है। तो वो उसका एक सर्वे कर रहे हैं हम लोग कि कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। उसके लिए मोबाइल ऐप बना रहे हैं कि आपको रियल टाइम पता चलेगा कि कहाँ पर डेब्रिस कलेक्शन, मतलब एक हॉटस्पॉट है। एक्जैक्टली लोकेशन नहीं दिखाएंगे, हॉटस्पॉट कहाँ का, मुंबई के पास कहाँ का, जो सरकार, यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी उसमें मिल करके उसको एक साथ मिल करके उसको कलेक्शन कर सके। कलेक्शन करके हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, श्रेडिंग करें। क्योंकि कोई भी कंपनी चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स एक जगह होना चाहिए। तो इस केस में आज तक इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि जो कोस्ट लाइन, मान लो कि सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 720 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है। तो पूरे में आप सर्वे करेंगे तो हर जगह इक्वल नहीं है।
कहीं ज़्यादा है, महाराष्ट्र से मुंबई में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डिस्कार्ड भी बहुत ज़्यादा है, सिंधुदुर्ग साइड जाएंगे, मालवन साइड जाएंगे, पॉपुलेशन कम है तो वहाँ डिस्कार्ड भी कम है। तो उस तरह के हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करें और उसको एक जगह लाएँ। तो हम लोग एक शेडिंग मशीन बनाया है जो कि हर टाइप के प्लास्टिक लाइक पीईटी बोतल से लेकर के फिशिंग गियर्स, फिशिंग रोप्स जो भी है सबको श्रेड करके पर्टिकुलर 4 to 5 mm के साइज़ में ला देगा। प्लस हम लोग एक पार्टी भी तैयार हुआ है जो उसको परचेस करेगा, ठीक है। उससे हम रिसाइकिल करके अभी हम नीचे एक शोकेस में भी रखे भी हैं 2 फोटोग्राफ्स जो उसमें क्या है कि वो बने हैं इस श्रेड पार्टिकल्स से, डेब्रिस से। तो उस तरह से रिसाइकिल करके उसको हम एक जगह कर सकें। प्लस हम प्लान था कि हर छोटे जगह पे हम शेडिंग मशीन्स यदि इंस्टॉल करवा लें किसी फंड के थ्रू, या फिर हम एक कुछ कलेक्शन करके एक जगह कलेक्शन ला करके एक कंपनी सेटअप करें जहाँ पे ये सब कुछ हो सके। तो मुझे बताइए आज की जो कार्यशाला है उस कार्यशाला में कौन से विभिन्न ऐसे मुद्दों के ऊपर या जो समाधान के ऊपर इस मलबे को लेके चर्चा होने वाली, या आप करने वाले हो, या जो अभी वर्कशॉप तो चालू है फिलहाल नीचे हम लोग क्या हो रही रहेगी चर्चा क्या? इसमें क्या है कि पहले तो CIFT का कुछ प्रेजेंटेशन है कि हम लोग सोर लाइन सर्वे कर रहे हैं। सोर लाइन सर्वे करके हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं हॉटस्पॉट्स को, कहाँ कहाँ घोस्टनेट और ALDFG का हॉटस्पॉट है। तो सब मोबाइल ऐप के पे है कि मोबाइल ऐप बना रहे हैं, उसमें क्या किस कंसर्न डिपार्टमेंट को ये रियल टाइम में आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे कितना है, तो उसके हिसाब से वो प्लान कर सके, स्कीम बना सके कलेक्शन का। सेकेंड है सशमीरा से कुछ लोग आए हुए हैं, स्पेशली प्रमोशन के एक साइंटिस्ट हैं, वो हम लोग टेक्सटाइल में किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग शेड करके दिए तो शेड करके कुछ टॉयज़ बनाए या कुछ बनाए, उसको फिर से वूल बना करके फिर से उसको फैब्रिक तक ले जाएं, वैसा एक प्लान है। तो उसके लिए हम सशमीरा साइंटिस्ट एक हमारे टेक्निकल इंडस्ट्री पार्टनर भी हैं जो कि इस तरह के मेरे लीटर जो प्लास्टिक वेस्ट है प्लस जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी, उससे मीथेन प्रोडक्शन और मीथेन से फिर हम फिशिंग वेसल्स को रन करने का प्लान है। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा सहकार भारती भी है, NGO है, फिर कोस्टल CCF है, वो अलग अलग एजेंसीज़ हैं जो कि कोस्टल में डेब्रिस कलेक्शन, डेब्रिस को अवेयरनेस पहुंचाना, उसका रिसाइकलिंग करना, टेक्सटाइल की तरफ उसको देखना या फिर उससे एनर्जी प्रोडक्शन करना, हर टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस टाइप से हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकें, सब कुछ अच्छा कुछ हम कर सकें। मुझे बताइए सर, आप ये सब जो कर रहे हैं इसमें मछुआरों का जो कम्युनिटी है उसके ऊपर कुछ प्रभाव गिर रहा है? क्योंकि वो तो सबसे मेन है, क्योंकि वही मछुआरे जो है वही फिशिंग करेंगे, वही सब लेके आएंगे, वही गंदगी फैलाने में उनका भी थोड़ा सा, जैसे आपने नेट का बोला कि नेट उसमें वहां छोड़ के आ जाते हैं तो बहुत सारी गंदगी भी रहती है, टूरिज्म जैसा इशू। तो हम लोग मछुआरे की कम्युनिटी के ऊपर बोलेंगे, उसमें कुछ आपके ये सब चीजें आप कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, इससे कुछ प्रभाव गिर रहा है उन लोग को पॉजिटिव नेगेटिव जैसा? इसमें क्या है, इस टाइप जो आज का वर्कशॉप है ऐसे ही हम लोग प्लान किए हैं नेशनल वर्कशॉप भी करने के, जो कि हम लोग दिसंबर में प्लान कर रहे हैं। इसमें क्या है, फिशरमैन जो स्पेशली महाराष्ट्र से हैं उनको अवेयरनेस हो सके कि ये जो नेट है वो समुद्र में डायरेक्टली ना डालें, उसको कहीं डंपिंग यार्ड बनाएं और डंपिंग यार्ड से उससे हम श्रेड करके कुछ रिसाइकल तक ले जाएं। उनको ये चीज़ एजुकेट करना होगा और अवेयर करना होगा कि ये डायरेक्टली फेंकने से कोई सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि समुद्र वापस को किनारे पर लेके आने वाला है। तो कोई भी चीज़ अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं तो वो उसको वापस एक डंपिंग यार्ड जेटी पे रखें, उसमें करें। और प्लस गवर्नमेंट का ही कुछ प्लान है कि उसको कुछ इंसेंटिवाइज करके उसको और इजी कर सकें, क्योंकि उनको फिर फ़ायदा क्या होगा कि लाके वापस करने में कुछ इंसेंटिवाइज करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से तो पॉसिबल है। इस जो वर्कशॉप को आप पर्यावरण संतुलन से किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि आप अगर फिशरीज़ में देखें तो घोस्टनेट जो है वो एक खुद ही एक तरह का जाल है जो किसी कंट्रोल में नहीं है और ख़ुद से फिशिंग कर रहे हैं। तो बहुत से जीव जंतु, फिशेस, छोटे डॉल्फिन्स इसमें फंस जाते हैं, वो फिर वहीं पे वो मर जाते हैं, उन्हें पकड़ता कोई नहीं है, वो उससे फंसे रहते, सालों साल ऐसे ही बहुत सा जमा होते जा रहा है। तो ये एक तरह का पर्यावरण को खतरा है इससे। प्लस ऐसे इंसिडेंट्स बहुत से पाए गए हैं, ऐसा होता है। और उसके अलावा क्या है, बहुत सारे जो प्लास्टिक के थ्रू जो कुछ माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज़ होते हैं। प्लास्टिक्स का नॉर्मली लाइफ जो है मोर देन 500 ईयर्स है, बट इससे माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स वो पानी में रिलीज़ होते हैं और पानी से जीव जंतु में जाते हैं और उनसे फिर धीरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन में आते हैं। तो ह्यूमन में बहुत से बीमारी का डर है इससे, तो इसलिए हर लेवल पे माइक्रो प्लास्टिक है। स्टडी के अनुसार ये भी कहा कि ह्यूमन के ब्लड में भी माइक्रो प्लास्टिक है और ये चीज़ें डायरेक्टली कहाँ से आ रही हैं, समुंदर से, रिवर से। जो हम प्लास्टिक फेंक रहे हैं वो प्लास्टिक डिग्रेड हो रही है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन डिग्रेड होते होते वो एब्रेशन से
छोटे पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं और डायरेक्टली वो ह्यूमन के ब्लड में भी आ गया है। तो एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। सर मुझे बताइए, स्थानीय जो लोग रहते हैं या हम लोग इंसान मानव जाति हम लोग समझ जाएंगे, इसके उनको अवेयर करने के लिए इसके बारे में आपका क्या प्रयास है? नहीं, हमारा प्लान ये है कि इस तरह का वर्कशॉप करें, फिर स्कूल्स में हम लोग कुछ क्लासेस लें, वहाँ जाके अवेयर करें। सिर्फ मरीन डब्बीज के बारे में, प्लास्टिक पोल्यूशन जो रिवर्स में जो हो रहा है, बीचेस में हो रहे हैं, बीचेस के ऑलमोस्ट सभी लोग जाते हैं और वहाँ प्लास्टिक बोतल का यूज़ करते हैं, सैचेट्स का, कुरकुरे खाते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक मरीन लीडर बनता जा रहा है। तो उसको अवेयर करने के लिए स्कूल्स में जाएँ, फिर आप कुछ वर्कशॉप कराएं, न्यूज़ मीडिया के थ्रू उसको अवेयरनेस करना है, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसमें कुछ स्थानीय एनजीओ या कुछ समाज सेवी संस्था इसमें आपसे जुड़ी हुई है? हाँ, कुछ अरे एक तो या उन लोग को आप ट्रेन करने के लिए सोचते हो या जो जाके हमारे लोगों को सहकार बताएं? भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज के प्रोग्राम में भी आए हैं, वो लोग हमसे टच में हैं और फिर वो लोग नेक्स्ट लेवल में अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। तो इस तरह से हमारा काम, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। समुद्र का मलबा जो निकलता है उसको रिसाइकल करने का एक बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हम लोग को एज ए जर्नलिस्ट हम लोग को भी पता है, पर आप कौन से चुनौतियों को फेस करते हो कि कौन से चैलेंजेस आपको लगते हैं कि ये मलबा को, इस मलबा जो निकलता है, जो ये सब डिब्रीज निकलता है समुद्र से, जो प्लास्टिक है, बहुत सारे और चीज़ें हैं, तो उसको रिसाइकल करने में आपको कौन से चैलेंजेस लगते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो मलबा है वो बहुत डीप सी में नहीं है, वो कोस्टल वाटर्स में ही है ज़्यादा। कोस्टल वाटर्स को अगर डायरेक्टली निकालना जाए तो एक बड़ा कंसर्न है कि बेसिक जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली मलबा निकालना इज़ नॉट ए वायबल ऑप्शन फॉर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड चीज़ ये है कि हम कलेक्शन करके किसी भी कंपनी चलाने के लिए, मैं बताया पहले भी कि एक बड़े स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल स्टॉक की, तो एक जगह होना चाहिए। तो अभी इनिशियल स्टेप में ना हम बहुत ज़्यादा कचरा निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो हमें फिशिंग से रिलेटेड है, जो हम शोर लाइन्स कलेक्शन कर सकते हैं, उसको एक जगह ला करके उसको हम श्रेड करके रिसाइकलिंग करता जाएं। नेक्स्ट स्टेप में जो हम मिलता जाएगा उसको हम आगे बढ़ें। डायरेक्टली हम टारगेट करेंगे तो उससे बेंथिक इन्वायरमेंट पर हैम्पर होगा। अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग शोर लाइन कलेक्शन कर रहे हैं। मुझे बताइए सर, एक लॉन्ग लास्टिंग, हम लोग बोलते हैं शाश्वत जो मलबा का, समुद्री मलबा रिसाइकलिंग करने के लिए आपका क्या प्लान रहेगा? एक जिसको लॉन्ग लाइफ हम लोग बोलते हैं कि बाबा ठीक है अभी आप लोग कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा भी जाता है कि चलो नहीं हो रहा है करके, हाँ, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपका एक सॉल्यूशन क्या है लाइफ लाइन? देखिए, अभी इनिशियली अगर देखा जाए तो अगर हम लॉन्ग लाइफ की प्लान करें तो कोई ऐसा कंपनी एनजीओ सेटअप होना चाहिए जो इसमें इंटरेस्ट ले और उसको कुछ पैसे कुछ मिले जिससे वो काम कर सके। जैसे कि शोर लाइन सिर्फ कलेक्शन की बात करें तो फिशिंग के समय फिश कभी कभी अगर मानसून सीजन में देखें तो 30-40% तक प्लास्टिक कचरा है। तो वो अगर इंसेंटिवाइज कर दें तो वो ले करके आएंगे, ठीक है। अब उससे कोई कंपनी खरीदे, एनजीओ खरीदे और फिर उसका शेडिंग करके कुछ उसको प्रोडक्ट बनाए। इससे से कंपनी डेवलप होती है तो कंपनी को होगा फ़ायदा, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं कर सकती है। सभी का पार्टिसिपेशन है, फिशरमैन का पार्टिसिपेशन है, फिर जो आम लोगों का पार्टिसिपेशन है, सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन है। तो उसमें वो कुछ कंपनी डेवलप हो जाए तभी वो कुछ आगे हो पाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल, आप जनता को क्या अपील करना चाहोगे कि जिससे समुद्र में होने वाला जो मलबा है, जो कचरा है, वो कम हो जाए? पहला चीज़ कि जो बीचेस पे आप जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ जो प्लास्टिक्स या फिर उससे जो भी कचरा है उसको वहीं पे ना छोड़ें, उसके वापस लेकर के अपने गार्बेज स्टोर में रखें, अपने वहाँ कुछ डस्टबिन हो वहाँ रखें, डायरेक्टली ना छोड़ें। सेकंड, फिशरमैन से भी अपील है कि जो आपका जाल टूट जा रहा है उसका रिपोर्ट कराएं, क्योंकि जो ऐप है उसमें भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपका जाल यहाँ से मिस हुआ है, इस टाइप का जाल है, पर्टिकुलर गिल नेट है, कास्ट नेट है, कोई भी ट्रैप है, ये इसका साइज़ ये था, इसका डायमेंशन ये था, ये सब मिस हुआ है। देखिए जानकारी में तो आए कि कितना संख्या है। सेकंड चीज़ है कि फिशरमैन जो वहाँ पे टूट जा रहा है या फिर उसको आप डिस्कार्ड कर दे रहे हो, वो डिस्कार्ड ना करें, वो उसको वापस लेकर के डंपिंग यार्ड बनाए खुद जेट्टी में, वहाँ डिस्कार्ड करें। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। शुक्रिया शर्मा जी। तो इस तरह के हम लोगों ने आज बात की कि समुद्र में जो मलबा जमा हो रहा है बहुत बड़े पैमाने से, जिसका रिसाइकल, इसको जमा करके उसको रिसाइकल करके उसको कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, और इसके बारे में जो केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का मुंबई अनुसंधान केंद्र भी इसके ऊपर संशोधन कर रहा है। इसके लिए आज उन्होंने वर्कशॉप भी रखा है। उन्होंने आज जनता को भी अपील किया, फिशर्समैन को अपील किया है कि आप कम से कम कचरा
समुद्र में छोड़ के आइए या समुद्र के किनारों पे कचरा ना डालिए, टूरिस्ट को भी उन्होंने अपील किया है। तो मैं और हमारा पालिका प्रशासन और आने वाले समय में एक सभी को भविष्य में अपील करेंगे, आज के डेट के भविष्य के लिए आज अपील करेंगे कि भविष्य अगर आपको सुरक्षित करना है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित करना है, तो इसके लिए आप समुद्र में जो है कचरा ना फेंके। वो जो कचरा है आप समुद्र में फेंकोगे तो वो वापस किनारों पे ही आने वाला है, हमको ही तकलीफ होने वाली है। तो इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान जमीनों पे भी शुरू है, लैंड पे शुरू है, वैसे समुद्र में भी शुरू है। तो इसमें सभी भारतीयों को, महाराष्ट्र के कोस्टल जोन के लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा कि आप भी सहयोग करें और हमारा समुद्र जो है जिससे हमें बहुत सारे फायदे हमको मिलते हैं, फूड के साथ हमारा जो पर्यावरण है उसको संतुलित रखने का काम भी, हमारा बारिश का जो संतुलन रखने का काम समुद्र करता है, तो उसको सुरक्षित करें। धन्यवाद।